गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी बीएड एंड बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए जो अपना टेटोफाइट्स का जो टॉपिक चल रहा था, उस टेटोफाइट्स में हमने जो कल स्पोरोकारप के बारे में, स्पोरोकारप की हमने एचएलएस और वीटीएस का अध्ययन किया था। तो शायद मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपको जो मैंने सेक्शंस बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा। और जो स्पोरोकारप के हमने सेक्शन किए थे वो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है कि एचएलएस या वीएलएस स्पोरोकारप की बनाइए। ठीक है, दोनों की संरचना में मैंने आपको स्पेशल एक अंतर बताया था कि उसमें वीटीएस की जो प्रकार की संरचना है उसके अंदर ट्रांसफर सेक्शंस होने के कारण क्या होता है कि सोरस दो पार्ट्स के रूप में दिखाई देता है। सोरस आप जान चुके होंगे कि जहाँ पे जो सोराई का जो समूह है वो सोरस के रूप में होगा। ठीक है, केवल दो पार्ट्स के रूप में दिखाई देता है। लेकिन एचएलएस के अंदर जो सोरस होते हैं वो कई पार्ट्स के अंदर आपको दिखाई देते हैं। तो एचएलएस और वीटीएस करने के बाद में एक सेक्शन और रहता है आपका, जो कि जो बुक्स के अंदर आप जो अल्का पब्लिकेशन की टेटोफाइट्स की जो स्टडी करोगे तो कुछ मैंने आपको बताया था कि नामांकन नहीं दे रखा है, तो आप टैली कर लीजिएगा मेरे वीडियो के साथ में कि उसमें जो नामांकन है वो अच्छे से आप कर दो। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो इसके वीएलएस की बात करते हैं, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस की बात करते हैं वीएलएस की। ठीक है, हमने इसका एचएलएस कर लिया, हमने इसका वीटीएस कर लिया, आज हम इसका वीएलएस करते हैं। वीएलएस का मतलब होता है वर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस। ठीक है, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, इसे हम वीएलएस कहते हैं। इस वीएलएस में ये स्पोरोकारप का वीएलएस है। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और उसके बाद मैं आपको डायग्राम बताऊंगा। ध्यान में रखना कि जब हम वीएलएस करते हैं तो दो पॉइंट्स मुख्य हैं। एक तो जो जिलेटिनस रिंग होती है वो बीजाणु धमनी के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, जिलेटिनस रिंग स्पोरोकारप में स्पोरेंजियम के चारों ओर मिलेगी। स्पोरेंजियम या सोराई के चारों ओर मिलती है। और सेकंड बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम है। इस सेक्शन में आपको अलग अलग दिखाई देंगे, तो दो बनाएंगे, दो हम स्पोरोकारप का सेक्शन करेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम का अलग और मेगा स्पोरेंजियम का अलग। ठीक है, तो माइक्रो वीएलएस जब करते हैं तो एक तरफ तो माइक्रो स्पोरेंजियम और दूसरी तरफ मेगा स्पोरेंजियम का सेक्शन कटेगा। तो माइक्रो स्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोरेंजियम अलग अलग कटते हैं। तो दो बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है कि जिलेटिनस रिंग होती है वो एक रिंग के रूप में पाई जाती है, और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस होने के कारण बीजाणु धमनी पुंज में आपको सोराई के अंदर माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम है वो अलग अलग दिखाई देंगे। और एक पॉइंट इसमें क्या होता है कि जो थर्ड पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बीजाणु धमनियां होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से होंगी। तो बीजाणु धमनियां स्पोरेंजियम लॉन्गिट्यूडिनल रो के रूप में
है। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। जिलेटिनस रिंग स्पोरोकार्प में स्पोरेंजियम में सुराई के चारों ओर मिलती है, माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम अलग-अलग करते हैं और स्पोरेंजियम लॉन्गिट्यूडिनल रो के रूप में उपस्थित होती है। इन तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए अब हम दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम की वीएलएस बनाते हैं। तो देखिए, इसकी वीएलएस को हम बनाते हैं तो कैसे बनेगी ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सोरस क्या होता है, इंडोसियम क्या होता है, लैटरल बंडल क्या होते हैं, डोर्सल बंडल क्या होते हैं, प्लेसेंटल बंडल क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो डायग्राम से आपको सेक्शन कैसे दिखाई देता है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो इसके सेक्शन में देखिए, आपको ये जो स्पोरोकार्प हो गया, ठीक है, ये आपको पता है क्या होता है, ये संरचना ट्यूबरकल्स हो गई। तो ये जो स्पोरोकार्प मैंने बनाया है, इस स्पोरोकार्प में यहां पर इसका वीएलएस कैसे दिखाई देता है, तो इसकी वीएलएस की बात कर लेते हैं। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको सुराई दिखाई देंगे। तो ये माइक्रोस्कोप जो मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो संरचना है, ये सबसे पहले हम माइक्रोस्पोरेंजियम की वीएलएस कर रहे हैं। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग है, ये देखिए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम ये जो संरचना है वो माइक्रोस्पोरेंजियम की है। अब ये बनाने के बाद में अगर हम बात करें तो अब लेबलिंग करनी है कि कौन से प्लेसेंटल बंडल है, कौन सी माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको
अब इस संरचना में देखिए आप, ये संरचना आपके अल्का पब्लिकेशन वाली बुक में बनाई गई है। अब इसका जो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम के रूप में दिखाई दे रहा है, मतलब ये कहने का मतलब है कि जब हम स्पोरोकार्प का वीएलएस करते हैं, जब हम स्पोरोकार्प का वीएलएस करते हैं तो उस वीएलएस में आपको माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम अलग अलग दिखाई देंगे। मैंने ये पहले माइक्रोस्पोरेंजियम का बना रहा हूँ, फिर मेगास्पोरेंजियम का बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये स्पोरोकार्प की संरचना तो आपको अच्छे से मालूम है। यहाँ पे ये बंडल्स हैं, ठीक है, जो कि वेस्कुलर सिस्टम मैंने आपको बताया था, इसको स्टार्क बंडल बोलेंगे। इसको कौन सा बंडल बोलेंगे? स्टार्क बंडल बोलेंगे। इसके बाद में ये तो आपको बाइसेक्शनल ट्यूबिकल्स पता ही है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ट्यूबिकल्स हैं। अब आपको पता है ये स्पोरोकार्प वॉल है, स्पोरोकार्प वॉल। और इस वॉल में देखो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है गोलाकार, ये बंडल्स कटे हुए हैं। जब इसका वीएलएस करते हैं ना, तो वीएलएस में ये जो बंडल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, और इस बंडल्स को हम बोलेंगे प्लेसेंटल बंडल। इस बंडल को हम जो बंडल्स बोलेंगे वो लैटरल बंडल बोलेंगे, सॉरी लैटरल बंडल। ये लैटरल बंडल है। इस लैटरल बंडल के बाद में देखो ये आपको ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला लिक्विड पार्ट, ये बल्ले के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था पोर्ट्स के रूप में कि एक सुराही के चारों ओर बल्ले के रूप में जिलेटिनस रिंग पाई जाती है। तो ये जिलेटिनस रिंग है, जिलेटिनस रिंग। ये जिलेटिनस रिंग होने के बाद में देखो अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे अंदर की बात कर लेते हैं कि सुराही या बीजाणुदानियां कहाँ पे प्रेजेंट होती है। पहले तो बात मतलब एक ऐसी संरचना, एक ऐसा आधार जो जहाँ पे बीजाणुदानियां प्रेजेंट रहती है उसे रिसेप्टेकल कहते हैं। तो देखो ये जो भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को जहाँ पे बीजाणुदानियां प्रेजेंट है इसको रिसेप्टेकल बोलेंगे, रिसेप्टेकल, इसको रिसेप्टेकल बोलेंगे। और रिसेप्टेकल के बाद में ये देखिए यहाँ पर अब लगी हुई किस पे है? रिसेप्टेकल, इस भाग को बोलेंगे, इस भाग को, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, ये जो भाग है ना जिस पे लगी हुई है, जिस पे लगी हुई है, ये वाला भाग रिसेप्टेकल हो गया। तो ये वाला भाग रिसेप्टेकल हो गया। तो इस सुराही को ढकने वाला भाग ये हो गया इंडोसियम। इसको ढकने वाला भाग क्या हो गया? ठीक है। और ये पूरा एक समूह है, तो ये सोरस के रूप में होगा। ये पूरा समूह किस रूप में होगा? सोरस के रूप में होगा, ठीक है। और ये सारे सोरस मिलकर क्या कहलाएंगे? सोराई कहलाएंगे। तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि रिसेप्टेकल पर बीजाणुदानियां लगी रहती हैं और रिसेप्टेकल युक्त बीजाणुदानियां है वो सोरस कहलाती है। और सोरस इंडोसियम से ढका रहता है और सारे सोरस मिलकर के सोराई का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इन सोराई के चारों ओर जिलेटिनस रिंग पाई जाती है और बाहर की ओर लैटरल बंडल्स पाए जाते हैं। ये स्पोरोकार्प वॉल है, ठीक है। और ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल माइक्रोस्पोरेंजियम है, अनुदैर्ध्य रूप से माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। तो रिसेप्टेकल ये वाला पार्ट है भाई, ये वाला अच्छे से देख लेना, ये रिसेप्टेकल है, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, सारी माइक्रोस्पोरेंजियम है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम का एक ग्रुप सोरस है और सारे सोराई हैं और इनको ढकने वाला इंडोसियम है। बाहर जिलेटिनस रिंग है, ये लैटरल बंडल है, स्पोरोकार्प वॉल है, ट्यूबिकल्स है, स्टार्क बंडल्स है। तो ये आपको एक संरचना के रूप में स्पोरोकार्प का वीएलएस दिखाई देता है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में कैसा दिखाई देगा? माइक्रोस्पोरेंजियम में भी ऐसा ही होगा, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होंगे। तो इसका भी अगर हम अलग से बनाना चाहें, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, फिर भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको रफ करके।
देखो ऐसा ही होगा, अलग से यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि अंदर जो अंतर है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या अंतर है। अंतर आप स्वयं भी देख सकते हो, दोनों में कंपैरिजन करें। बाकी तो बाहर की ओर से ये वॉल वगैरह तो यहाँ पे ऐसे रहेगी, ये देखिए इस प्रकार की संरचना यहाँ पे रहेगी। लेकिन अंतर इसमें क्या मुख्य रूप से दोनों में दिखाई दे रहा है, दोनों में एक ही अंतर है कि रिसेप्टेकल का अंतर है कि इसमें तो माइक्रोस्पोरेंजियम रिसेप्टेकल पे लगी हुई है, जबकि इसमें क्या होता है फ्रीली है, ठीक है। इंडोसियम में फ्रीली रूप से उपस्थित है, बस अंतर यही है। तो यहाँ पे ये जिलेटिनस रिंग, ये जिलेटिनस रिंग है, ये मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम। और ग्रुप ऑफ मेगास्पोरेंजियम है वो सोरस है, और सारे सोरस सोराई का निर्माण कर रहे हैं। और इसका ये ढका हुआ पार्ट है, इसे इंडोसियम बोलेंगे, इसे हम इंडोसियम बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ट्यूबिकल्स होता है, ये यहाँ पे ट्यूबिकल्स होता है। तो ये यहाँ पे आपको अंतर है वो केवल दिखाई दे रहा है कि केवल और केवल यहाँ पे रिसेप्टेकल मौजूद नहीं है, बाकी की संरचना वैसी की वैसी है, ठीक है। तो बुक्स के अंदर इस अंतर को अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। और कोई भी लेवलिंग में बुक्स में अगर छूट जाए तो यहाँ पे आप इसको वीडियो को देख करके बना लेना कि ये सोरस है वो सोराई। सोरस और सोराई में आपको अंतर अच्छे से मालूम होना चाहिए कि क्या सोरस है और क्या सोराई है, ठीक है। तो अपेक्षा करता हूँ ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम आपको ये पता होना चाहिए कि स्पोरोकार्प कि जो हमने सारे सेक्शन कर लिए, सारे सेक्शन करने के बाद में अब हम अगला स्टेप क्या करते हैं, बीजाणुधानियों का परिवर्तन, ठीक है। लेकिन बीजाणुधानियों का परिवर्तन से पहले हम परिवर्तन किसका करेंगे, स्पोरोकार्प का परिवर्तन। और स्पोरोकार्प का परिवर्तन किस पे होता है, देखो जो चीज जिस पे लगी रहती है उसका परिवर्तन उस पर ही होता है। जैसे बीजाणुधानी होती है वो बीजाणु पर्णों पर लगी रहती है, तो बीजाणु पर्णों की कोशिका से होता है। स्पोरोकार्प कहाँ पे लगा रहता है, ध्यान में रखना कि जो स्पोरोकार्प का जो ओरिजिन होता है वो यंग लीफ से होता है, ठीक है। तो यंग लीफ स्पोरोकार्प की मार्जिनल कोशिका के रूप में कार्य करेगी, और ये यंग लीफ युक्त सिंगल मार्जिनल कोशिका है वो स्पोरोकार्प को बनाएगी, और स्पोरोकार्प बन जाएगा तो स्पोरोकार्प बनने के बाद में उसके अंदर स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। तो नेक्स्ट हम टॉपिक में करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोकार्प। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोकार्प है। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। स्पोरोकार्प का डेवलपमेंट होता है वो यंग लीफ की मार्जिनल सेल से होता है।
तो इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम से पहले यहाँ पे फ्लो चार्ट बना देता हूँ कि किससे होता है इसका डेवलपमेंट। तो इसके डेवलपमेंट में जो यंग लीफ होती है, जो मार्सिलिया की यंग लीफ होती है, उसकी मार्जिनल सेल से होता है। ठीक है, तो यंग लीफ ऑफ मार्जिनल सेल, मार्जिनल का मतलब यंग लीफ की किनारों की जो एक कोशिका है वो इसके परिवर्तन में भाग लेती है। ठीक है, तो स्पोरोकार्प का विकास किससे होता है? यंग लीफ की मार्जिनल सेल से स्पोरोकार्प का विकास होता है और ये कोशिका परिवर्तित करके अपने दोनों पार्श्व स्तर पर, ये कोशिका अपने दोनों पार्श्व स्तर पर, ये जो यंग लीफ है, ये यंग लीफ की सेल्स, ये मार्जिनल सेल्स है, ये मार्जिनल जो सेल्स है, ये दोनों सतह पर, इधर भी और इधर भी, एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनाती है। ठीक है, ये विभाजन करके दोनों पार्श्व सतह पर अविभेदित अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल बनाती है। तो विभाजन करके दोनों पार्श्व सतह पर जो अविभेदित ग्रुप ऑफ सेल्स ये बनाएगी, जिनमें से क्या होता है कि इस अविभेदित ग्रुप में से कुछ भाग जो है वो एपिडर्मिस का और सब एपिडर्मिस भाग स्पोरोकार्प का बनाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में इनमें से कुछ भाग, इनमें से कुछ अनडिफरेंशिएटेड भाग, अनडिफरेंशिएटेड पार्ट, अविभेदित भाग जो होते हैं, इनमें से कुछ अनडिफरेंशिएटेड जो पार्ट होते हैं, वो जो अनडिफरेंशिएटेड जो पार्ट है वो एपिडर्मिस और सब एपिडर्मल लेयर बनाती है। एपिडर्मल और सब एपिडर्मल लेयर बनाती है। ये बनने के बाद में शेष कोशिकाएं जो होती है वो अनडिफरेंशिएटेड रहती है। अब जानवलिका जो स्पोरोकार्प बन गई, इस स्पोरोकार्प की अबैक्स जो सतह होती है जिसको अडेक्सियल सरफेस कहते हैं, इसके अडेक्सियल सरफेस में सोरस मदर सेल्स। अब देखिए यहाँ पर स्पोरोकार्प का डेवलपमेंट कैसे हो गया, ये आपको पता चल गया होगा कि स्पोरोकार्प होती है वो यंग लीफ की मार्जिनल सेल से बनती है और मार्जिनल जो सेल होती है अपने दोनों और पार्श्व सतह पर अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनाएगी और दोनों पार्श्व सतह पर बने हुए अविभेदित कोशिकाओं के समूह में से कुछ स्पोरोकार्प की एपिडर्मिस और सब एपिडर्मल लेयर का निर्माण कर लेती है और ये जिससे स्पोरोकार्प बन जाता है। अब स्पोरोकार्प यहाँ पे बन गया। ठीक है, यहाँ पे स्पोरोकार्प बन गया। अब स्पोरोकार्प में बीजाणुधनी कैसे परिवर्तित होगी ये बात कर लेते हैं साथ में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मार्सिलिया पे ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या होता है कि जो स्पोरोकार्प बना है उस स्पोरोकार्प की ऊपरी सतह पर सोरस मदर सेल। नेक्स्ट में क्या होता है, जो स्पोरोकार्प बन गया, यहाँ देखो स्पोरोकार्प फॉर्म, जैसे ये स्पोरोकार्प बन गया, इस स्पोरोकार्प की एडेक्सियल सरफेस पर
एडैक्सियल सरफेस पर, ऊपरी सतह पर सोरस मदर सेल बनती है। सोरस, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट मतलब बीजाणु दानी है वो सोरस मदर सेल से बनेगी। सोरस मदर सेल, ये जो सोरस मदर सेल्स बन रही है ये दो इसमें रो बनेगी, जिसमें एक तो रिसेप्टेकल बन जाएगी और की दो लेयर बनती है। कितनी? 2 लेयर बनती है, जिनमें से एक, ठीक है, तो जिनमें से एक लेयर है ना सोरस मदर सेल की, एक लेयर वो तो रिसेप्टेकल बना देगी, जबकि बची हुई लेयर होती है वो रिसेप्टेकल के दोनों ओर स्पोरेंजियम बना देगी। ठीक है, तो शेष एक लेयर रिसेप्टेकल में दोनों ओर स्पोरेंजियम बना देगी। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोकार्प यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट करते हैं। दोबारा देख लो कि स्पोरोकार्प का डेवलपमेंट है वो, स्पोरोकार्प का जो डेवलपमेंट है वो आपके यंग लीफ की मार्जिनल सेल से होता है। मार्जिनल सेल्स जो होती है वो एनिमिक विभाजन करती है और एनिमिक विभाजन करके दोनों अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनाती है और इस अविभेदित कोशिकाओं के समूह से स्पोरोकार्प बनता है। ठीक है, मतलब स्पोरोकार्प की लेयर बनती है। अब स्पोरोकार्प तो बन गया, स्पोरोकार्प के अंदर क्या होता है? स्पोरोकार्प के अंदर ही तो स्पोरेंजियम है, उसको कौन बनाता है? उसको कौन बनाता है? जैसे स्पोरोकार्प बन जाता है तो स्पोरोकार्प की ऊपरी सतह से, मतलब अंदर की ओर, स्पोरोकार्प वॉल की ओर नहीं, अंदर की ओर, तो स्पोरोकार्प के जो ऊपरी सतह की ओर सोरस मदर सेल्स के रूप में कार्य करेगी। ये 2 लेयर बनेगी सोरस मदर सेल की, एक तो बना देगी रिसेप्टेकल और बाकी जो भाग है वो दोनों ओर क्या बना देगी? स्पोरेंजियम बना लेगी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने इसकी VLS के बारे में किया और VLS के बाद में हमने भली भांति आपका स्पोरोकार्प का निर्माण कैसे होता है और स्पोरोकार्प का निर्माण के बाद में इसके अंदर कुछ स्पोरेंजियम का निर्माण कैसे होगा। अब आप स्पोरेंजियम की ओर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करने का मामला था जो कि मैंने यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर दिया आपको कि स्पोरोकार्प के डेवलपमेंट के बाद में जैसे स्पोरोकार्प बन जाता है तो स्पोरोकार्प की भित्ति पर सोरस मदर सेल्स ही, स्पोरोकार्प की जो भित्ति होती है उस भित्ति पर जो सोरस मदर सेल्स ही होती है ना, वो सोरस मदर सेल्स ही है वो आपके रिसेप्टेकल्स को बनाएंगे और रिसेप्टेकल्स के स्पोरेंजियम को बनाती है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो डेवलपमेंट ऑफ दी स्पोरेंजियम रहेगा। ठीक है, और इस टॉपिक के अंदर हम ये बात करेंगे कि किस प्रकार से स्पोरोकार्प के अंदर उपस्थित जो स्पोरेंजियम है वो डेवलप होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।